हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू बायोलॉजी लाउंज, जहाँ पे हम कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री सीरीज, जहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे एकदम डिटेल में समझते हुए जा रहे हैं। एंड इफ़ यू गो थ्रू दिस बायोकेमिस्ट्री सीरीज पूरी, आई इंश्योर कि आपकी बायोकेमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होने वाली है और दोबारा किसी को बायोकेमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा, राइट? सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बात करी थी अबाउट अमाइनो एसिड्स। वी स्टार्टेड अबाउट अमाइनो एसिड्स कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, डी स्ट्रक्चर क्या होता है, एल फॉर्म क्या होती है, ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी। टुडे वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर आपको अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर और उसकी बेसिक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है और आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर यू टू गो एंड वॉच इट एंड देन अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एनीवे, टू स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर, दिस इज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो अमाइनो एसिड्स को हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमें पता होने, और हम उन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को देखेंगे। द फर्स्ट पैरामीटर इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। साइड चेन के बेसिस पे, यानी कि आर ग्रुप के बेसिस पे। So when I say side chain, I mean R group. R ग्रुप के बेसिस पे हम किस तरह से अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि R ग्रुप के अलावा बाकी सब तो कांस्टेंट होता है ना, बाकी सब तो सेम ही होता है इन ऑल दी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर डिफर करता है ओनली इन दी R ग्रुप। तो R ग्रुप के बेसिस पे हम कैसे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंडली हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हमें पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, खुद सिंथेसाइज कर सकती है, तो वो हमारे लिए बहुत इसेंशियल नहीं है। अगर हम बाहर से नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। वेरएस कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इसीलिए वो हमारे लिए इसेंशियल हो जाते हैं, हमें वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये 2 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। थर्ड इज मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस, राइट? तो इन तीनों ही पैरामीटर्स के बेसिस पे हम देखने वाले हैं कि हम अमाइनो एसिड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इससे बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि साइड चेन के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। साइड चेन यानी कि आर ग्रुप, है ना? ओके, तो सबसे पहले हमें पता है कि 2 ही तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो हाइड्रोफोबिक होंगे या फिर हाइड्रोफिलिक होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर, या फिर वो होंगे हाइड्रोफिलिक या फिर पोलर। यही तो होते हैं, दैट इज पोलर, राइट? या फिर हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर। ये हो गई हमारी मोटी मोटी क्लासिफिकेशन, या तो हाइड्रोफोबिक और या नॉन पोलर होंगे, या फिर हाइड्रोफिलिक या फिर पोलर होंगे। अब अगर वो नॉन पोलर हैं या वो हाइड्रोफोबिक हैं, उसके अंदर भी 2 क्लासिफिकेशंस आती हैं, या तो वो एलिफैटिक होंगे या फिर वो एरोमेटिक होंगे, राइट? एलिफैटिक का मतलब क्या है? सिंपल उनका ये वाला स्ट्रक्चर होगा। एरोमेटिक का मतलब क्या है? उनका कहीं ना कहीं बेंजीन, बेंजाइलिक स्ट्रक्चर होगा।
यही दो क्लासिफिकेशंस बनती है। ये तो हो गई बात किसकी, हाइड्रोफोबिक की। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफिलिक या फिर जो पोलर है। इसमें भी दो तरह की क्लासिफिकेशंस बनती हैं। एक है अनचार्ज्ड, पोलर तो है लेकिन इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और दूसरा चार्ज्ड, जो पोलर है और उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। व्हेन आई से चार्ज, तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। सो दैट इज द एंटायर क्लासिफिकेशन। अब कौन से अमाइनो एसिड्स कौन से ग्रुप में फॉल करते हैं वो हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये मोटी मोटी क्लासिफिकेशन समझनी जरूरी है कि साइड चेन के बेसिस पे या तो कोई अमाइनो एसिड पोलर होगा या वो नॉन पोलर होगा। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर लविंग होगा। हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन पोलर या वाटर रिपेलेंट होगा, राइट। हाइड्रोफोबिक की अगर मैं बात कर रही हूँ, या तो वो एलिफैटिक होगा या फिर वो एरोमेटिक होगा। हाइड्रोफिलिक की जब मैं बात कर रही हूँ, या वो अनचार्ज्ड पोलर होगा या वो चार्ज्ड पोलर होगा। अगर चार्ज्ड पोलर है, चार्ज है, तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। सो दैट इज द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब हम देखते हैं एक एक करके कि कौन सा अमाइनो एसिड कौन से ग्रुप में फॉल करेगा, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिफैटिक को। और ये किसके अंडर फॉल करता है, हाइड्रोफोबिक कैटेगरी। तो एलिफैटिक में जो आते हैं वो है गवली एमपी। आप इसको गवली एमपी से याद रख सकते हो, मैं इसे याद रखती हूँ। गवली का मतलब होता है ग्लाइसिन, A stands for alanine, V for valine, L for leucine, I for isoleucine, M for methionine, and P for proline. So these are the amino acids जिनका एलिफैटिक हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर होता है। गवली एमपी, आप इसको 3 4 5 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, गवली एमपी, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी इज एरोमेटिक हाइड्रोफोबिक। इस कैटेगरी को आप याद रख सकते हो वाइफ। W stands for tryptophan, Y stands for tyrosine, F stands for phenyl alanine। तो इसको आप वाइफ निमोनिक्स से याद रख सकते हो। बहुत अच्छे वाले निमोनिक्स नहीं है, लेकिन ऐसे हैं कि अगर आप 3 4 5 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोफोबिक। और ये जो एरोमेटिक हाइड्रोफोबिक वाली कैटेगरी होती है ना, ये जो वाइफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन यूवी अब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो सबसे ज्यादा यूवी एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो दे आर एरोमेटिक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, दैट इज वाइफ, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन एंड फेनाइलएलनिन। सो गुड सो फार। तो हमने हाइड्रोफोबिक वाली कैटेगरी की बात कर ली है, अब हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोफिलिक कैटेगरी की। सो थर्ड ग्रुप इज अनचार्ज्ड पोलर, जिन पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन उनका साइड ग्रुप इज पोलर, दैट मीन्स दे आर हाइड्रोफिलिक, ठीक है। इसके अंदर कौन से आते हैं, क्यू सी एस टी एन। क्यू सी स्टेशन, क्यू सी स्टेशन, क्यू सी एस टी एन। क्यू रिप्रेजेंट्स ग्लूटामीन, C stands for cysteine, S stands for serine,
T for threonine, T for threonine, and N for asparagine. बाकी सारे तो इजीली लर्न हो जाते हैं, लेकिन वी नीड टू रिमेम्बर दैट Q stands for glutamine and N stands for asparagine. ये हमें पता होना चाहिए अगेन. ठीक है, तो हमने कौन कौन सी कैटेगरीज पढ़ ली? हमने एलिफैटिक पढ़ लिया, गवली एमपी. हमने एरोमेटिक पढ़ लिया, वाइफ. हमने अनचार्ज पढ़ लिया, QCSTN. Q stands for glutamine and N stands for asparagine. अब हम रह गए विद द चार्ज्ड कैटेगरी. चार्ज कैटेगरी में हमारे पास दो आते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज आते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, विच इज पोलर या फिर हाइड्रोफिलिक कैटेगरी. इसको आप अपने हाथ से ये फ्लो चार्ट बनाओ, इन सिंबल्स को, इन अल्फाबेट्स को 3-4 बार लिखो और आपको याद हो जाएगा. और एक बार याद होगा, इट विल स्टे विद यू फॉर लाइफ. आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज में आता है HRK. SRK हम सबको पता है, शाहरुख खान. यहाँ पे SRK की जगह HRK है. H stands for histidine, R stands for arginine, and K stands for lysine. हमें पता है arginine is the most basic amino acid, right? So that is positively charged amino acid. इनका जो R ग्रुप है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है. लास्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास रह गई है नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, विच इज अगेन पोलर हाइड्रोफिलिक कैटेगरी. राइट, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 अमाइनो एसिड्स होते हैं, दैट इज D एंड E. पहले जब हमने QC पढ़ा था तो पहले ग्लूटामीन आया था, तो यहाँ पे पहले एस्पार्टेट आएगा. आप ऐसे याद रख सकते हो इफ यू गेट कंफ्यूज्ड. अगर नॉर्मल याद रख सकते हो, इट्स गुड फॉर यू. E stands for ग्लूटामेट. वहां पे क्या था? ग्लूटामीन एस्पैरेजीन. यहाँ पे क्या है? एस्पार्टेट ग्लूटामेट. So that is how the entire amino acids are classified on the basis of their side chains. आई होप ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी. ठीक है, इसके अलावा एक चीज मुझे और क्लियर करनी है, दैट समटाइम्स वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई टायरोसिन, that is Y, in the group uncharged polar. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम डेटा हम इसको अनचार्ज पोलर में डालते हैं, अकॉर्डिंग टू सम डेटा हम इसे हाइड्रोफोबिक में डालते हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है और वो यूवी एब्सॉर्ब करता है. ठीक है, सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जो हमने सबसे पहले पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. इसके बाद नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे हम चलते हैं, विच इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. राइट, सेकेंड क्लासिफिकेशन on the basis of biological importance. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में मैंने आपको बोला कि हमारे पास 2 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं. एक वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती. अगर सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली हमें वो बाहर से लेने पड़ेंगे, thus making them essential.
तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसीलिए वो हमारे लिए इसेंशियल है बाहर से लेना। इट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नेसेसरी कि हम इन अमाइनो एसिड्स को बाहर से लें, क्योंकि अदरवाइज हमारी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ऑन द अदर हैंड वी हैव नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल कौन से होंगे? ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। तो अगर आप इन्हें बाहर से ले रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं भी ले रहे हो, इट्स ओके, क्योंकि मेरी बॉडी उन्हें एनीवे सिंथेसाइज कर सकती है, तो बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर बाहर से मिल रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा तो हम खुद बना लेंगे। वी आर सेल्फ डिपेंडेंट इन अमाइनो एसिड्स के लिए, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो दैट इज इसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, लिख देते हैं शॉर्ट में। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स which cannot be synthesized by our body, right? तो it is absolutely necessary कि हमें इन्हें अपनी डाइट में लेना ही लेना पड़ेगा। Whereas नॉन एसेंशियल कौन से हैं? अमाइनो एसिड्स which can be synthesized by our body। आ गई बात समझ में? अब हम देख लेते हैं कि कौन से अमीनो एसिड्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड्स में जो आते हैं उसको आप अगेन एक सस्ता सा निमोनिक्स है उससे याद कर सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी कैची निमोनिक्स बट इट वर्क्स, है ना। दैट इज मिल्क, HRWFTV। अगर आपको इसके अपने निमोनिक्स बनाने हैं तो आप बना सकते हो, मुझे ऐसे ही याद रहते तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, मिल्क HRW, वहां पे हमने HRK पढ़ा था, K की जगह W है, FTV। ठीक है, अब ये सारे हमें पता होने चाहिए। M रिप्रेजेंट्स मीथियोनिन, I is isoleucine, L is lysine, K is, sorry, L is not lysine, L is leucine, L is leucine, K is lysine, H histidine, R will stand for arginine, W for tryptophan, F for phenylalanine, T for tyrosine, and V for valine। ठीक है, तो ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो हमें इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। वी विल हैव टू इनकॉर्पोरेट दीज अमाइनो एसिड्स इन आवर डाइट में। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन डाइट। ठीक है, we will have to incorporate them in our diet। Next category is of non-essential, the amino acids which are synthesized by our body। तो अगर हम डाइट में ना भी लें तो भी चलेगा। इसके अंदर कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं? जो भी बाकी के बचे हुए वो सारे। कौन कौन से? ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, प्रोलीन, एस्पैरेजीन, aspartate,
एंड ग्लूटामेट। ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी बना सकती है। अगर आपको मिल्क, HRW, FTV ये एसेंशियल याद है तो ये नॉन एसेंशियल आपको एनीवे याद हो जाएंगे, मतलब ना भी याद हुए तो भी चलेगा, इतना क्यों याद करना है। इसेंशियल वाले याद कर लो और जो भी इसेंशियल में नहीं इंक्लूडेड है वो सब नॉन एसेंशियल है। ठीक है, सो नीड नॉट essentially be incorporated in diet। जरूरी नहीं है कि ये वाले अमाइनो एसिड्स हमारी डाइट में होने चाहिए, नहीं भी होंगे इट विल स्टिल वर्क, राइट। तो यहां पर हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन खत्म होती है, दैट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं कि कैसे मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस के बेसिस पे हम अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर एक बार हम रिवाइज करते हैं। अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सी अल्फा होता है, इसके पास एक ये NH3 पॉजिटिव ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप होता है, एक H होता है और एक R ग्रुप होता है। अब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, ये NH3 पॉजिटिव ग्रुप, ये NH3 पॉजिटिव या NH2 ग्रुप अगर इसी फॉर्म में रिलीज हो गया, इफ NH2 is released as NH3, तो NH3 क्या होता है, बेसिक होता है ना, तो pH क्या होगी, pH will rise, pH बढ़ जाएगी। और हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी का pH फ्लक्चुएट करे, हमारी बॉडी का pH है समवेयर अराउंड 7.2, तो हम चाहते हैं कि हमारे ब्लड का pH उतना ही रहे, हम क्यों उसको राइज करवाएंगे, वी डू नॉट वांट दैट। इसीलिए दिस NH3 पॉजिटिव मस्ट बी एक्सक्रीटेड आउट सेफली। इस NH3 पॉजिटिव ग्रुप को हमें बहुत ही ध्यान से मेटाबोलाइज करके बाहर निकालना पड़ता है, ताकि वो एज सच NH3 के फॉर्म में प्रेजेंट ना हो, वरना हमारे ब्लड का pH बढ़ जाएगा। इस केस में हम क्या करते हैं, thus NH2 must be exited safely। This becomes a prerequisite, है ना। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या, कैसे इस चीज को अचीव करेंगे। तो क्या होता है, that when NH2 is released from an amino acid, it becomes a carbohydrate metabolic intermediate। जब NH2 ये रिलीज होता है तो ये कोई भी कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट के फॉर्म में बन जाता है। कैसे बन जाता है, समझो इधर, कोई भी कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट प्लस NH3 becomes अमाइनो एसिड। ये एक बहुत ही जनरल सी बात है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट प्लस NH3 विल फॉर्म एन अमाइनो एसिड। तो अगर अमाइनो एसिड में से हम NH3 निकाल दें तो क्या बचेगा, कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट बचेगा। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी जो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज से बनता है पाइरुवेट by the process of glycolysis, बनता है, इस पाइरुवेट से बनता है एसिटाइल कोए, बनता है,
ये एसिटाइल कोए फर्दर जाता है क्रेब्स साइकिल में। Basic biochemistry, basic metabolism, glucose. Glucose is converted into pyruvate by the process of glycolysis. ये pyruvate further convert होता है into acetyl CoA and further acetyl CoA goes into TCA cycle or Krebs cycle and it is metabolized, right? तो अगर कोई अमाइनो एसिड ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन अमाइनो एसिड, इस अमाइनो एसिड ने अपना NH3 रिलीज किया और इसके NH3 ग्रुप को रिलीज करने से ग्लाइकोलिसिस का कोई इंटरमीडिएट बन गया, तो या ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका जो उल्टा होता है उसका कोई इंटरमीडिएट बन गया, तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। पहला क्या देखा हमने? ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ग्लूकोजेनिक कौन से अमाइनो एसिड्स हैं? ऐसे अमाइनो एसिड्स जो ग्लूकोज से लेके पाइरुवेट तक के स्टेप्स के बीच का कोई भी इंटरमीडिएट बनाएंगे, दैट इज ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट क्या होता है? ये वाला मेटाबॉलिज्म भी चल सकता है। ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट से एसिटाइल कोए बना, एसिटाइल कोए से फैटी एसिड्स बना। तो अगर कोई अमाइनो एसिड ऐसा है जो इस एसिटाइल कोए वाले ग्रुप पे अपना NH3 कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस अमाइनो एसिड ने अपना NH3 ग्रुप एग्जिट कर दिया और अब जो कार्बोहाइड्रेट इंटरमीडिएट बना वो एसिटाइल कोए से फैटी एसिड के बीच का कुछ बना, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? दैट दे आर कीटोजेनिक। तो पहले हमने कौन सा पढ़ा? ग्लूकोजेनिक। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? कीटोजेनिक। एक थर्ड होता है मिक्सोजेनिक। मिक्सोजेनिक मिक्स, ये कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? ये ऐसे होते हैं विच कैन मेक both glucose and ketone bodies। जो ये दोनों बना सकते हैं ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम बोलते हैं दैट दे आर मिक्सोजेनिक अमाइनो एसिड्स। तो हमने कौन कौन से पढ़े तीनों? लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्लूकोजेनिक। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे? जो इंटरमीडिएट बनाते हैं ऑफ ग्लूकोज which can make glucose intermediates। दूसरे हमने पढ़े कीटोजेनिक। कीटोजेनिक कौन से होंगे? which can make ketone bodies through acetyl CoA and ultimately will form fatty acids। ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा मिक्सोजेनिक। मिक्सोजेनिक कौन से हैं? which can form both glucose and ketone bodies। आई होप ये क्लासिफिकेशन भी समझ आ गई होगी। ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक एंड मिक्सोजेनिक। अब बात कर लेते हैं प्योर कीटोजेनिक कौन से हैं। प्योर कीटोजेनिक amino acids, you should know there are only 2 amino acids which are pure ketogenic, जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन बॉडीज और फैटी एसिड्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। दे आर KL। KL राहुल सुना है? K stands for lysine and L stands for leucine। K and L ये दोनों अमाइनो एसिड्स प्योरली कीटोजेनिक है, सिर्फ कीटोन बॉडीज बनाते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज
मिक्सोजेनिक, मिक्सोजेनिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? आई वाइफ, वाइफ तो हमें पता है एरोमेटिक, आगे आई लग जाता है, आई वाइफ। आई स्टैंड्स फॉर आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन। नेक्स्ट ग्लूकोजेनिक, तो टोटल हमारे पास 20 होते हैं जिनकी हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। 20 में से 4 और 2 6 यहां रह गए, सो रेस्ट 14। इनके अलावा जितने भी 14 हैं वो ग्लूकोजेनिक होते हैं। I hope this is understood. The classification of amino acids is understood. हमने 3 बेसिस पे पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा साइड चेन के बेसिस पे, जिसमें वो हाइड्रोफिलिक हो सकते थे या हाइड्रोफोबिक हो सकते थे। फिर सेकेंड हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कि कितने जरूरी है वो हमारे लिए, क्या वो इसेंशियल है या वो नॉन इसेंशियल है। थर्ड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटाबॉलिक सिग्निफिकेंस, कि जब वो मेटाबोलाइज होते हैं, जब वो NH3 को रिलीज करवाते हैं तो वो क्या बनाते हैं। क्या वो ग्लूकोज इंटरमीडिएट्स बनाते हैं तो वो ग्लूकोजेनिक हो जाएंगे। क्या वो फैटी एसिड्स या कीटोन बॉडीज बनाते हैं तो वो कीटोजेनिक हो जाएंगे। क्या वो दोनों बना सकते हैं तो वो मिक्सोजेनिक हो जाएंगे। सो दैट इज हाउ वी क्लासिफाइड अमाइनो एसिड्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। इसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ PI, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, विच इज एन एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर नाउ अगर आपको इस वीडियो से या किसी भी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू। आप मुझे मेल भी कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम चैनल विच इज बायोलॉजी लाउंज, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं ये सारे लेक्चर्स की PDFs भी अपलोड करती हूँ, तो आपको PDF भी मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे भी आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। So that is all for today. I hope you enjoyed this lecture. I hope you are enjoying biochemistry, and stay tuned for more such lectures. Hit like and subscribe. Bye bye. Happy learning.